ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी गुड न्यूज है। अभी से थोड़ी देर पहले 186 यात्रियों का जत्था जेद्दा से कोची पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सबसे पहले ट्वीट कर जानकारी दी। इससे पहले सूडान से 135 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान जेद्दा पहुंचा था। सूडान से निकाले गए भारतीयों की लगातार वतन वापसी जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी भारतीयों का एक और दल पहुंचा। हिंसाग्रस्त सूडान से सुरक्षित वापस लौटने की खुशी इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सूडान में सत्ता पर कब्जे को लेकर सेना और अर्धसैनिक बल के बीच भीषण हिंसा हो रही है। इस हिंसा के बीच बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। अभी तक 2000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है और भारतीय सेना की तरफ से सभी को ये भरोसा दिलाया गया है कि सबकी वतन वापसी होगी। भारतीय सेना के इस भरोसे ने सूडान में फंसे भारतीयों में उम्मीद की किरण बरकरार रखी है। मस्ती में झूमते नाचते गाते ये तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकले हैं। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया, तो यहां 6 से 7 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सफर कुछ वक्त के लिए थम गया, पर इनका उत्साह बरकरार है। मौसम की मार इन्हें लाचार नहीं कर पा रही। राधा कृष्ण और भगवान नारायण के भजन कीर्तन में मगन श्रद्धालुओं का ये जत्था भगवान के दर्शन के लिए निकला है, तो अपने कदम वापस लेने को तैयार नहीं है। 22 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके बाद चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को एक बार फिर से भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया। जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसके चलते आवाजाही पूरी तरीके से थम गई। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और ऐसे में 3 दिन बाद ही रास्ता बंद होने पर लोगों की मुश्किलें तो बढ़ गई, लेकिन उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। जगह जगह महिलाओं के जत्थे भजन कीर्तन करते हुए नजर आए और रास्ता खुलने का इंतजार किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये बदला मिजाज साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार मई की शुरुआत वैसी नहीं रहने वाली जैसी हर साल रहती है। अप्रैल का महीना जाते जाते राजधानी और आसपास के इलाकों को भिगो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रविवार की शाम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने माहौल की रंगत को बदल कर रख दिया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अभी गर्मी की तपिश से बचाव रहेगा, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत पर अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज और कल तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो 3 और 4 मई तक बारिश और ओले पड़ने के यहां पर भी आसार हैं। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी बारिश और ओले पड़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में हरिद्वार समेत कई इलाकों में कल बारिश की झड़ी लग गई। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो देश के हर इलाके में बारिश का दौर लगातार जारी है और अगले 4 से 5 दिन भी इसी तरीके के रहने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को खुश करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यमुना की सफाई के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट यमुना रेनोवेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसके तहत 11 किलोमीटर की सफाई की जा चुकी है। रविवार को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे और अधिकारियों के साथ सिग्नेचर ब्रिज से नाव पर सवार हुए। 11 किलोमीटर तक यमुना की साफ सफाई का जायजा लेने के बाद उपराज्यपाल काम में हुई प्रगति को लेकर खुश दिखे। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने के प्रयास पहले नहीं किए गए, लेकिन अब इस स्वच्छता अभियान का असर दिख रहा है। यमुना के घाटों की साफ सफाई का काम 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और खास बात यह है कि इस अभियान में हरियाणा भी सहयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में बात की ताकि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। वीके सक्सेना के मुताबिक यमुना को स्वच्छ बनाने का काम चुनौतियों से भरा है। 30 जून तक दिल्ली में यमुना के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच को साफ करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर नाव से उपराज्यपाल ने जायजा भी लिया और किस तरीके से यमुना को स्वच्छ और साफ बनाया जा सके, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। लद्दाख में देश का पहला और मुमकिन है कि दुनिया का पहला लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा का सफल परीक्षण किया गया। लद्दाख की मुश्किल और बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां इंटरनेट सेवा सिर्फ एक ख्वाब भर ही था, वो अब हकीकत में तब्दील हो सकता है और ये मुमकिन हो सका है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL और अहमदाबाद की कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की मदद से। आपको बता दें कि लाइफाई का मतलब है लाइट फिडिलिटी टेक्नोलॉजी, जो अल्ट्रा फास्ट डेटा यानी कि इंटरनेट स्पीड मुहैया कराती है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में जहां पर इंटरनेट टावर लगाना आसान नहीं, वहां ये बेहद मददगार साबित होते हैं। माना जा रहा है कि लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत के बाद
SECMOL स्कूल को 5G नेटवर्क से भी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। अभी तो ये तकनीक सिर्फ एक स्कूल तक सीमित है, लेकिन जल्द ही पूरे लद्दाख इलाके में इस तकनीक के जरिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा सकेगी, जिसको लेकर 5G इंटरनेट का परीक्षण किया जा चुका है। अल्ट्रा फास्ट डेटा इंटरनेट को इसके जरिए मिलेगा। केरल का सबसे बड़ा उत्सव त्रिशूर पूरम हर साल त्रिशूर के वडक्कुनाथम मंदिर में धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस में हाथियों, शानदार छतरियों और ताल संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जो केरल की संस्कृति को दिखाता है। हाथियों की पीठ पर रंगारंग छतरियों का प्रदर्शन त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। इसके लिए विशेष प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अलग अलग मंदिर के लोग अपने अपने हाथियों को मोरपंख, छतरियों और आभूषणों से सजाते हैं। रात में इनकी लाइटिंग देखते ही बनती है। त्रिशूर और उसके आसपास के 10 मंदिरों के देवताओं का जुलूस वडक्कुनाथम मंदिर में इकट्ठा होता है। इस साल त्रिशूर पूरम के तहत एझुलनालिप्पू और कोदामट्टम में होने वाले शो बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से संपन्न हुए। पूरम महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ये उत्सव 36 घंटे तक चलता है और इस महोत्सव की खास बात यह होती है कि हाथी इसके आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनकी परेड देखने के लिए भारत के अलावा दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ताजमहल, तिरुपति मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पेरिस के एफिल टावर से लेकर हावड़ा ब्रिज और शिमला, गोवा के जिन चर्चों के मॉडल आप देख रहे हैं, उन्हें बनाकर इन दिनों सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। हुगली के चंदन नगर का युवक गणेश भट्टाचार्य, इन मॉडल्स की खास बात यह है कि ये बेकार पड़े बांसों के टुकड़ों से बने हैं। बचपन में अखबारों और टीवी पर उसने देश और दुनिया के इन विख्यात स्मारकों को देखा था, तभी से ठान लिया था कि वो खुद अपने हाथों से देश और दुनिया की इन नायाब इमारतों को बनाएगा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश के पास इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं था कि वो बाजार में बिकने वाले नामी एवं महंगे सामानों को खरीदकर अपने सपनों को पूरा कर सके। बस क्या था, अनुपयोगी समझकर बांस के फेंके गए टुकड़ों को अपनी कला और कारीगरी से तराशकर उसने एक से बढ़कर एक देश और दुनिया के विख्यात तीर्थ स्थलों, इमारतों को बनाकर बड़े बड़े शिल्पकारों और कारीगरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित समारोह में सृष्टि और महिमा न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सोच की उस दीवार को भी तोड़ रही हैं जो इनके सामने बार बार आती रही। तबला और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में पुरुषों का वर्चस्व होने की वजह से जब इन दोनों ने इसे बजाने की इच्छा जाहिर की तो घर में ही लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे बुलंद हों तो मंजिल के लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। पखावज और तबला को नरवाद्य कहा जाता है। अभी तक लोगों की यही धारणा थी कि इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ताकत की जरूरत होती है। स्थापित सोच के मुताबिक सिर्फ पुरुष कलाकार ही इनको बजा सकते हैं, लेकिन अब लड़कियों ने भी इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए वो आगे आई हैं। लखनऊ की ये बेटियां अपनी लगन से संगीत की दुनिया में नए मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, इसलिए ये जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। साथ ही ये उन लड़कियों को रास्ता भी दिखा रही हैं जो ऐसे वाद्य यंत्रों को सीखकर संगीत साधना करना चाहती हैं। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी ने रविवार को 58 साल के बाद देश को एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। इससे पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिनेश खन्ना ने 1965 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक दिलाया था। उन्होंने लखनऊ में फाइनल में थाईलैंड के सांगो रत्नासोनोन को हराया था। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सात्विक चिराग की जोड़ी ने एक गेम में गंवाने के बाद भी शानदार वापसी करते हुए मैच 21-16, 17-21, 19-21 से अपने नाम कर लिया। इस चैंपियनशिप के पुरुष युगल में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। एशिया चैंपियनशिप में पुरुष युगल में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1971 में रहा। तब दीपू घोष और रमन घोष ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इन दोनों खिलाड़ियों के इस खास जीत पर इनको बधाई दी है।
लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होने वाले किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 6 मई को किंग चार्ल्स को क्वीन कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा। इसके बाद चार्ल्स आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। पूरे रीति रिवाज और शाही शान और शौकत के साथ राज्याभिषेक संपन्न हो, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। राज्याभिषेक के पहले बकिंगम पैलेस ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की तस्वीरें भी जारी की हैं। भव्य और शाही परेड के लिए रिहर्सल का दौर लगातार जारी है। जवान प्रैक्टिस में जुटे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। राज्याभिषेक के दिन इन्हीं जवानों पर पूरी दुनिया की नजर होगी। राज्याभिषेक के लिए एक खास पत्थर स्कॉटलैंड से लंदन लाया गया है। इस पत्थर का नाम स्कॉट ऑफ स्कोन है। ये पत्थर संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पत्थर का इस्तेमाल हजारों सालों से सम्राट अपने कार्यक्रमों में करते आए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गवाह दुनिया की सैकड़ों जानी मानी हस्तियां बनेंगी। समारोह में 2000 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।